राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हम रीतिकाल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर फिर से हाजिर हैं। इससे पहले की 4 वीडियो में हम लगभग 200 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और अब हमारा 201 नंबर का प्रश्न है, जो इस वीडियो का पहला प्रश्न है। आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में और अपना आकलन स्वयं करें। पहला प्रश्न है, लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचयिता कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, कृष्ण कवि या नागरीदास? आशा करती हूँ आपने अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। तो लाल चंद्रिका के रचयिता हैं लल्लू लाल। दूसरा प्रश्न है, वसुआ गोविंदपुर नामक गांव में कौन पैदा हुए थे? केशव, बिहारी, सेनापति या फिर देव? तो वसुआ गोविंदपुर नामक गांव में पैदा हुए थे कौन? बिहारी। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि सबसे पहले का है? मतलब समय सबसे पहले इनमें से किस कवि का रहा? केशव का, बिहारी का, देव का या फिर ग्वाल कवि का? तो सबसे पहले कह सकते हैं पैदा हुए केशवदास। अगला प्रश्न है, मरे बैल गरियार मरे वह अड़ियल रट्टू, यह पंक्ति किस कवि की है? गिरधर दास की, दीनदयाल गिरी की, वृंद की या फिर वेताल की? तो ये पंक्ति हैं किसकी? बेताल की। पांचवा प्रश्न है, गोरेलाल पुरोहित किस कवि का नाम था? लाल कवि का, वृंद का, ग्वाल कवि का या फिर सेनापति का? तो गोरेलाल पुरोहित नाम था किसका? लाल कवि को गोरेलाल पुरोहित भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, छत्र प्रकाश में किस छंद का प्रयोग लाल कवि ने किया है? सवैया का, कवित्त का, दोहा चौपाई का या फिर कुंडलियां का? छंद प्रकाश में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, विरह वागीश नामक ग्रंथ बोधा ने किसके विरह में लिखा था? सुजान के, सुभान के, राधा के या शेख रंगरेजिन के? विरह वागीश जो रचना है ये बोधा की है और इनकी जिनसे ये प्रेम करते थे उसका नाम क्या था? सुभान। तो इन्होंने सुभान के विरह में ही इस रचना को लिखा था। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास से किस रीतिकालीन कवि का बड़ा स्नेह था? चंद्रशेखर वाजपेयी का, दीनदयाल गिरी का, वृंद का या फिर ग्वाल कवि का? तो भारतेंदु के पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनका दीनदयाल जो गिरी थे इनसे बहुत ही स्नेह था। अगला प्रश्न है, द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? गिरधर दास, महाराज मान सिंह, महाराज सबल सिंह या फिर महाराज जसवंत सिंह? तो द्विजदेव कहा जाता था किसको? महाराज मान सिंह को। दोस्तों, वैसे कोशिश की जाती है कि जल्दी से जल्दी ये प्रश्न हल कर लिए जाएं कम समय में, इसीलिए हम 50-50 प्रश्नों को लेकर आते हैं, क्योंकि जब 100 प्रश्न एक साथ लाते हैं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप बताएं, 50 प्रश्न ही एक बार में लाना ठीक है या फिर पूरे 100 प्रश्न ही हल करवाए जाएं? अगला प्रश्न है, पुस्तक और उनके रचयिता के नाम कौन से विकल्प गलत हैं? मतलब पुस्तकें दे रखी हैं और उनके लेखक दे रखे हैं, तो इनमें से एक विकल्प गलत है, 3 सही हैं। बिहारी और देव ये लाला भगवान दीन की रचना है, सही है ये बताइए। देव और बिहारी ये कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। बिहारी की वाग्भूति ये मिश्र बंधु की रचना है। देव और उनकी कविता ये नगेंद्र की रचना है।
तो देव और उनकी कविता ये नगेंद्र की रचना है, सही है। देव और बिहारी ये कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन की रचना है, पर ये बिहारी और वाग्भूति मिश्र बंधु की नहीं है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीति काल नाम में प्रयुक्त रीति शब्द का क्या अर्थ है? काव्यांग विवेचन की लक्षण, उदाहरण देने की पद्धति, या फिर बिंब विधान की सर्जना, प्रतीक योजना, या फिर परंपरा अनुसार कवियों को वर्गीकृत करने की पद्धति। तो रीति शब्द का अर्थ किससे लिया जाएगा बताइए। यह है काव्यांग विवेचन की लक्षण और उदाहरण देने की जो पद्धति है उसी को रीति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस समीक्षक ने रीति काल को कला काल कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, या फिर गुलाब राय ने। तो कला काल नाम देने वाले कौन हैं? रमाशंकर शुक्ल रसाल। ये नामकरण से तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये तो आपको पता ही होने चाहिए कि किस विद्वान ने किस कालखंड का नाम क्या दिया है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम किसने दिया है? आचार्य शुक्ल ने, नगेंद्र ने, मिश्र बंधुओं ने, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने। तो रीति काल नाम देने वाले थे आचार्य शुक्ल, जिनका नामकरण सर्वाधिक मान्य माना गया है। रीतिकालीन सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं कैसी थीं? सहज थीं, अत्यंत उन्नतिपूर्ण अवस्था में थीं, या फिर अत्यंत दयनीय अवस्था में थीं, या फिर विकासशील अवस्था में थीं। तो रीतिकाल का जो समय था उस समय सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं थीं अत्यंत दयनीय अवस्था में। 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है इस वीडियो का, रीतिकालीन श्रृंगार काव्य का मुख्य आधार स्रोत क्या था, क्या है? उत्तरवर्ती राम काव्य, प्रारंभिक चारण काव्य, पौराणिक कृष्ण काव्य, या भक्तिकालीन कृष्ण काव्य। जो रीतिकालीन श्रृंगार काव्य का मुख्य आधार स्रोत था, क्या? भक्तिकालीन कृष्ण काव्य। रीति काव्य का प्रणयन मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? मतलब इसका उदय किस जगह पर हुआ? अवध राजस्थान और बुंदेलखंड में, या फिर कन्नौज उज्जैन हिमाचल में, बिहार बंगाल छत्तीसगढ़ में, या फिर मध्य प्रदेश बनारस बघेलखंड में। तो रीति काव्य का जो प्रणयन हुआ था वो हुआ था अवध, राजस्थान और बुंदेलखंड क्षेत्र में। 17 नंबर का प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य भाषा तो ब्रज अवधि थी, लेकिन राजकार्य की राजकीय भाषा क्या थी? ये पूछा है इसमें। हिंदी, फारसी, अरबी, या फिर उर्दू। तो राजकार्य की भाषा कौन सी थी? फारसी। रीतिकालीन लौकिक श्रृंगार व्यंजनार्थ प्रयुक्त आधार स्रोत क्या था? प्राकृत और अपभ्रंश का सप्तशती साहित्य, कामसूत्र, रति रहस्य, रति मंजरी आदि, कृष्ण भक्त कवियों का उन्मुक्त सौंदर्य वर्णन, या उपयुक्त तीनों। तो रीतिकालीन लौकिक श्रृंगार व्यंजनार्थ प्रयुक्त आधार स्रोत था ये तीनों ही जो ऊपर दिए गए हैं। प्राकृत और अपभ्रंश का सप्तशती साहित्य, कामसूत्र, रति रहस्य और रति मंजरी, और कृष्ण भक्त कवियों का उन्मुक्त सौंदर्य वर्णन, ये तीनों ही इसके प्रयुक्त आधार थे। रीतिबद्ध कवि उन्हें कहा जाता है जो रीति नीति से बंधे हुए रहे, रीतियों के प्रयोग में कुशल सिद्ध हुए, या फिर काव्यांगों के लक्षण देकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचना करते रहे, या दूसरों के अनुकरण पर काव्य रचना करते रहे। तो रीतिबद्ध कवि किसे कहा जाएगा बताइए।
ये कहा जाएगा जिन्होंने काव्यांगों के लक्षण देकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचना करते थे, वही रीतिबद्ध कवि कहलाए। सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 नंबर का प्रश्न है, ये नंबर थोड़ा गलत हो गया है, ये 220 नंबर है हमारा। रीति मुक्त कवि वे हैं जिन्होंने रीति नीति से हटकर काव्य रचना की, लक्षण ग्रंथ न लिखकर स्वच्छंद रीति से भावव्यंजना की, या फिर परंपराओं को तोड़कर मनमानी की, या भाव सघनता के स्थान पर तर्क सघनता का सहारा लिया। तो रीति मुक्त कवि पूछे जा रहे हैं। किन्हें कहा गया रीति मुक्त कवि? रीति मुक्त कवि कहा गया जिन्होंने लक्षण ग्रंथ न लिखकर स्वच्छंद रीति से भाव व्यंजना की थी, वही रीति मुक्त कवि कहलाए। इस वीडियो का 21 नंबर का प्रश्न है, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे द्वे नैनन त्यों त्यों खरी निकरे सीक निकाई। पंक्तियों के रचनाकार हैं घनानंद, मतीराम, पद्माकर या देवदत्त। बताइए। तो ये पंक्तियां हैं मतीराम की। अगला प्रश्न है, रीति काल नाम का उल्लेख आचार्य शुक्ल से पूर्व किस विद्वान ने किया था? बताइए। ग्रियर्सन ने, कर्नल टॉड ने, शिव सिंह सेंगर ने या फिर मिश्र बंधुओं ने? रीति काल नाम का उल्लेख आचार्य शुक्ल से पूर्व किस विद्वान ने किया था? ये किया था ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, रीति कवियों की सौंदर्य भावना थी विषयीगत, आध्यात्मिक, विषयगत या आत्मरति? तो रीति कवियों की जो सौंदर्य भावना थी वो थी विषयगत। इन्होंने विषय से संबंधित ही रचनाएं की अपनी। रीति कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति थी। कैसी प्रवृत्ति थी उनकी कवियों की? परकीय प्रेम की, ग्राहिस्थिक प्रेम की, काल्पनिक प्रेम की या एक तरफा प्रेम की? तो इनकी प्रवृत्ति कैसी थी? ग्राहिस्थिक प्रेम की। रीति कवियों के काव्य में श्रृंगार भावनाओं का वर्णन उन्मुक्त और दमन रहित शैली में हुआ। परिणाम स्वरूप उनका प्रेम है कैसा? उनका प्रेम कैसा है? प्लेटोनिक, कुंठारहित, काल्पनिक या कुंठापूर्ण? तो उनका प्रेम कैसा रहा? कुंठा रहित। 226 नंबर का प्रश्न है, भिखारी दास की उक्ति आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कनाई सुमिरन को बहानो है, स्पष्ट संकेत करती है कि इस काल के कवि की भक्ति नीति है कैसी? आश्रयदाता की इच्छा पूर्ति के लिए, या फिर निजी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति के लिए, या अतिशय श्रृंगार वर्णन के कारण उत्पन्न हुए अपराध बोध की द्योतक, या फिर भक्तिमय वातावरण की प्रेरणा स्वरूप? तो जो रीति काल के जो कवि हैं उनकी भक्ति नीति कैसी रही, ये पूछा है इसमें। तो ये रही अतिशय श्रृंगार वर्णन के कारण उत्पन्न हुए अपराध बोध की द्योतक। क्योंकि रीति काल में श्रृंगार का अत्यधिक वर्णन किया गया, जो कहीं कहीं ज़्यादा ही हो गया, इसलिए इसे अपराध बोध के दृष्टि से भी देखा जाता था। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है में प्रकट प्रेम विषयक दृष्टिकोण किन कवियों का हो सकता है? रीति मुक्त, प्रथागत, रीति सिद्ध या वीर रसात्मक? बताइए। तो ये रीति
मुक्त कवियों का प्रेम विषयक दृष्टिकोण कहलाता है इन पंक्तियों के आधार पर। रीति मुक्त कवियों के प्रेम निरूपण के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इनका प्रेम एकनिष्ठ है, ऊहात्मक अधिक है, काल्पनिक है या सूक्ष्म अशरीरी है। 3 सही है, 1 गलत है। तो एकनिष्ठ प्रेम है, ये बात तो सही है, काल्पनिक भी है, ये भी बात सही है, और सूक्ष्म अशरीरी है, ये भी सही है। लेकिन ऊहात्मक अधिक है, ये चीज़ रीति मुक्त कवियों के प्रेम में नहीं है, तो यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कवियों के प्रेम की यह विलक्षणता है कि वह नित्य प्रति बासी पड़ता जाता है, संयोग में भी वियोग की आशंका है, नायिका नायक को मानने की कोशिश करती है, या प्रेमी कभी प्रेमिका से मिल नहीं पाता। तो रीति मुक्त कवियों के प्रेम की विलक्षणता की बात पूछी गई है, वह क्या है? तो इसमें संयोग में भी वियोग की आशंका बनी रहती है, ब ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वीडियो का 30वां प्रश्न है, विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वाले सर्वरस निरूपक आचार्यों में एक नाम लिया जा सकता है। भूषण का, केशव का, कुलपति मिश्र का या फिर पद्माकर का? बताइए। तो ये नाम लिया जा सकता है किसका? पद्माकर का। अगला प्रश्न है, पद्माकर प्रणीत कौन सा ग्रंथ काव्य रसिकों में बहुत समय तक चर्चित रहा था? पद्माभरण, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद या अलंकार पंचाशिका? तो पद्माकर प्रणीत मतलब पद्माकर द्वारा लिखा गया काव्य रसिकों में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा जगत विनोद ग्रंथ। अगला प्रश्न है, रीति कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबारी कवि थे? महाराज वरिवंड सिंह के, महाराज जय सिंह के, महाराज बैनी सिंह के या महाराज गज सिंह के? तो रघुनाथ बंदीजन किसके दरबारी कवि थे? ये थे महाराज वरिवंड सिंह के। अगला प्रश्न है, कवि कुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन या इनमें से कोई नहीं? तो कवि कुल कंठाभरण जो ग्रंथ है वो एक अलंकार विवेचन ग्रंथ है, ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि रसनिधि का वास्तविक नाम था? वास्तविक नाम पूछा गया है रसनिधि का। तो पृथ्वी सिंह, धरणी दत्त, जगजीत सिंह या फिर राय सिंह? तो इनका रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह, ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, छत्रसाल के दरबार में भगवंत कवि के पश्चात नियुक्ति पाने वाले कवि थे? नेवाज, नृपशंभु, दूल्हे या फिर भूषण? बताइए। छत्रसाल के दरबार में भगवंत सिंह कवि के पश्चात नियुक्ति पाने वाले थे कौन? ये थे नेवाज। रीति काल के अंतिम चरण का वह कौन सा कवि था जो उच्च कोटि का रस सिद्ध कवि माना गया? पद्माकर, रसलीन, केशवदास या बैनी प्रवीण? तो रीति काल के अंतिम चरण का वह कवि जो उच्च कोटि का रस सिद्ध कवि माना गया वो था पद्माकर। अगला प्रश्न है, वीर रसात्मक कविता के साथ साथ भूषण ने लक्षण ग्रंथ का भी प्रणयन किया जिसका शीर्षक है, मतलब इनका लक्षण ग्रंथ कौन सा है इनमें से? छत्रसाल दशक, दूषण हजारा,
भूषण हजारा या फिर शिवराज भूषण। तो इनका लक्षण ग्रंथ था शिवराज भूषण। वैसे तो उन्होंने वीर रस से संबंधित अधिकतर अपने कविताएं लिखी थी, लेकिन लक्षण ग्रंथों में शिवराज भूषण ग्रंथ लिखा है इन्होंने। 38 नंबर का प्रश्न है, भूषण का वीर रसात्मक काव्य भले ही शिवाजी को आलम्बन रूप में लेकर चला, लेकिन उसमें है, मतलब उसमें उसके अलावा और क्या चीज है? उनके प्रति निष्ठा का अभाव, उत्साहजनक वाणी का अभाव, राष्ट्रीय चेतना का अभाव या फिर अलंकारों का अभाव। तो उनके प्रति निष्ठा का अभाव उसमें रहा। शिवाजी की प्रशस्ति और ओजपूर्ण वाणी प्रस्फुटन भूषण की किस रचना में मिलता है? शिवराज भूषण में, शिवाजी प्रताप में, शिवा बावनी में या शिवाष्टक में? तो ओजपूर्ण वाणी का मिलता है शिवा बावनी में। 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, इंद्र जिमी जंब पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदंब पर, रघुराज है, रघुकुल राज है। उक्त पंक्तियां किसकी हैं? वृंद की, सूदन की, बंदीजन की या फिर भूषण की? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? भूषण की। अगला प्रश्न है 41 नंबर का, भूषण की भाषा की आलोचना किसने की? आचार्य शुक्ल ने, नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने या गुलाब राय ने? तो भूषण ने जो भाषा का प्रयोग किया उसकी आलोचना करने वाले कौन थे? आचार्य शुक्ल। दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और वीडियो को लाइक किया करें जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का थोड़ा सा उत्साह रहे कि हाँ हमें वीडियो लानी है। अगर आप किसी स्पेशल किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे वीडियो आपको समय पर ही मिल सके। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन किस कवि की प्रसिद्धि मात्र एक ग्रंथ लिखकर फैल गई थी? केशवदास, घनानंद, बिहारी दास या फिर भूषण? तो ऐसे एक मात्र कौन थे बताइए? बिहारी, जिन्होंने केवल एकमात्र रचना बिहारी सतसई लिखकर ही अपनी प्रसिद्धि को का आधार बनाया। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने की पंक्ति किस रीति कवि के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त ठहरती है? तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? बिहारी दास, क्योंकि उन्होंने बहुत कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह दिया है, इसलिए गागर में सागर भरने की युक्ति इनके ही रचना के लिए सार्थक मानी जाती है। 44 नंबर का प्रश्न है, बिहारी के पश्चात किस अन्य कवि की सतसई आती है? तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो बिहारी की सतसई का ही नाम लिया जाता है। अगर इनके बाद अगर किसी की पूछी जाए सतसई में तो वो हैं कौन बताइए? रसलीन है, मतीराम है, पद्माकर हैं या लाल कवि हैं? तो दूसरे स्थान पर नाम आता है किसका? मतीराम का। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? मेरठ में, इंदौर में, जयपुर में या फिर ग्वालियर में? तो इससे संबंधित एक पंक्ति भी है, जन्म ग्वालियर जानिए, मथुरा बसी ससुराल। तो जन्म कहाँ हुआ था बिहारी जी का? ग्वालियर में, और इनकी ससुराल कहाँ थी? मथुरा में, जहाँ से हम ये वीडियो बना रहे हैं। बिहारी सतसई किस छंद में लिखी गई रचना है? सोरठा, दोहा, कवित्त या फिर सवैया? तो बिहारी सतसई जो रचना है वो दोहा छंद में लिखी गई है। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं?
लगभग 726, 1000, 800 या फिर 500। तो ये तो स्पष्ट सी बात है, सही में 700 से अधिक ही हैं, तो लगभग 726 दोहे इसमें माने जाते हैं। इनका भी कहीं कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, 713 भी आता है, 719 भी आता है। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे 700 में यही एक ऑप्शन सही है, तो अ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन वैसे इसमें सही सटीक जो उत्तर है वो 719 है। इसमें भी 713 दोहे हैं और 6 इसमें कुछ अलग शैली में लिखे गए वो हैं। इस तरह से 719 हो जाते हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं फिराक गोरखपुरी, आनंदी लाल शर्मा जोशी, अमीर खुसरो या फिर मिर्जा गालिब। तो फिरंगे सतसई नाम से टीका लिखने वाले थे कौन? आनंदी लाल शर्मा जोशी। इन्होंने फारसी भाषा में टीका लिखी थी बिहारी सतसई पर। बिहारी को सतसई लिखने की प्रेरणा किसने दी? स्वप्रेरणा से, गुरु से, राजा जयसिंह से या लोक जीवन में व्याप्त कष्टों से? किसने दी थी? तो ये दी थी राजा जयसिंह ने। कि पहले ये कोई वैसे रचना नहीं किया करते थे, मतलब केवल वैसे ही दोहे सुनाया करते थे। तो जब उन्होंने जयसिंह को जाके वहाँ पे दोहे सुनाए तो उन्होंने ये बोला कि हर एक दोहे पे वो उनको एक असर भी देंगे, तो उन्होंने लिखना शुरू किया। बिहारी सतसई एक है लक्षण ग्रंथ, लक्ष्य ग्रंथ, उदाहरण ग्रंथ या फिर टीका ग्रंथ? तो बिहारी सतसई एक लक्ष्य ग्रंथ माना जाता है। ये हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। रीति काल से संबंधित हमारे ये 4 वीडियो आ चुके हैं दोस्तों। इसमें लगभग 2 से 3 वीडियो और आएंगे, फिर हमारा रीतिकाल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आधुनिक काल से संबंधित व्याख्या वाले प्रश्न वीडियो लेके आएंगे पहले, क्योंकि हम पहले व्याख्या सहित पढ़ते हैं, फिर बाद में महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ये ज़रूर बताएं दोस्तों, और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।